प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। और आज का मेरा प्रकरण रहेगा संप्रेषण के सिद्धांत। संप्रेषण के वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं ताकि हमारी पर्याप्त रूपता से अच्छी तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें संदेशों का, सूचनाओं का श्रोताओं तक उत्तम तरीके से पहुंचाने का कार्य ही हमारे इन सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने संप्रेषण की प्रकृति, संप्रेषण की विशेषताएं एवं संप्रेषण क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था और उसकी वीडियो मैंने आपको भेजी थी। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपने उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा, देखा होगा। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो एमएड का सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसमें अध्यापक को संप्रेषण का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अध्यापक वही कुशल माना जाएगा जो संप्रेषण की कला में निपुण होगा। अपनी बात को छात्रों तक पहुंचाने में, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, उन सिद्धांतों को वो ध्यान में रखता हो ताकि छात्र उनकी बातों को ठीक प्रकार से सुन सके और समझ सके। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के आज मैं संप्रेषण के सिद्धांतों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आशा ने पूर्ण विश्वास है आप उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। तो बात करते हैं संप्रेषण के सिद्धांतों की। तो संप्रेषण के सिद्धांतों को से पहले हम संप्रेषण के प्रकार के बारे में बताएं तो संप्रेषण दो प्रकार से होता है। एक तो है शाब्दिक संप्रेषण और एक होता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत हम शब्दों के द्वारा मौखिक रूप से और लिखित रूप से उनको प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम शाब्दिक संप्रेषण, किसी को हम सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं या कोई हमारे जो कोई प्रसारण, सूचना का प्रसारण करते हैं, तो हमें मौखिक रूप से उसका प्रसारण करना होता है। वो मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत वो लिख करके हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आता है। लिख करके भी हम छात्रों को संप्रेषण का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो शाब्दिक जो संप्रेषण, उसके अंतर्गत हम दो प्रकार से ले सकते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो ये चीजें हम प्रकारों की बात करते हैं तो ये चीजें आती है। अशाब्दिक अगर संप्रेषण की बात करें तो संकेत के माध्यम से, हम संकेतों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। किसी बात को बिना बोले हम संकेत दे करके, किसी चीज को संकेत से भी व्यक्ति समझ सकता है, बालक समझ सकता है। कहाँ कोई संकेत के द्वारा हमने हाथ का इशारा किया तो हम वो संकेतों से बालक समझ जाएगा कि ये चीजें बात कही जा रही है। तो वो अशाब्दिक संकेत के द्वारा भी हम, संकेत के माध्यम से भी हम संप्रेषण कर सकते हैं। चक्षु संकेत, चक्षु संकेत के माध्यम से आंखों के इशारे से भी हम कई प्रकार के संकेत दे सकते हैं। उन आंखों के इशारे से हम जब संकेत देते हैं तो भी व्यक्ति इसमें समझ जाता है, बालक इसमें समझ जाते हैं। तो ये भी एक संप्रेषण का कार्य करते हैं। उसमें चक्षु संप्रेषण का कार्य इसमें अंतर्गत किया जाता है और इसके अंतर्गत हम संकेत उसमें प्रदान करते हैं। तो ये कई प्रकार की जो चीजें हैं उसके अंतर्गत भी कई बातें हम आंखों के इशारे के अनुसार, आंखों से भी हम कई प्रकार की बातों को समझा सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये चक्षु संकेत के अंतर्गत बातें आती है। अगला आता है स्पर्श संकेत। इस स्पर्श संकेत के अंतर्गत हम बात करें तो स्पर्श संकेत के अंतर्गत अगर हमें कोई बात कहनी होती है, तो हमने कोई प्रश्न छात्रों से पूछा, उन्होंने उसका उत्तर सही दे दिया, तो हम उसको क्या स्पर्श करके, पीठ को थपथपा करके भी हम उसको संकेत प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी हमारे संकेत करने का एक तरीका होता है। तो हम इन चीजों को देखें तो हमें तीन प्रकार से इसमें भी हम अशाब्दिक संकेत दे सकते हैं, जिसमें संकेत के अनुसार, चक्षु संकेत के अनुसार, स्पर्श संकेत के अनुसार भी हम संप्रेषण प्रदान कर सकते हैं। अगर बात करें हम संप्रेषण के सिद्धांत की, तो सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती है। उसके अंतर्गत हमें सूचनाओं की स्पष्टता इसमें दिखाई देनी चाहिए।
सूचनाओं की स्पष्टता का सिद्धांत का ध्यान में रख करके हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। जो भी हम सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं, जो भी हम सूचना भेज रहे हैं, जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो सूचनाओं की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर सूचनाओं की स्पष्टता सही नहीं है तो श्रोतागण जिनको हम सूचनाओं को पहुंचा रहे वो स्पष्ट रूप तक उन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हमें संप्रेषण को सिद्धांत पर ध्यान में रखते हुए सूचनाओं की स्पष्टता को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम बात कहना चाह रहे हैं, जो भी हम संकेत देना चाह रहे हैं, जो भी संकेतों का आदान प्रदान करने चाह रहे हैं, वो स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्टता उसमें होनी चाहिए। तभी लोगों तक वो पहुंच पाएगी, तभी व्यक्ति उसको समझ पाएगा, तभी बालक उनको समझ पाएंगे, तभी विद्यार्थी उनको समझ पाएंगे। अध्यापक की कही हुई सूचनाओं को अगर बालक तक पहुंचाना है, विद्यार्थी तक पहुंचाना है, तो उनमें सूचनाओं की स्पष्टता होनी चाहिए। जब तक स्पष्टता नहीं होगी, जब तक स्पष्ट उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, बालक उन बातों को नहीं समझ पाएगा, व्यक्ति उन बातों को नहीं समझ पाएगा। जो भी व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है उनमें स्पष्टता होनी चाहिए। अगला है सूचना की पर्याप्तता। और सूचना की पर्याप्तता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी सूचना उसकी पर्याप्तता का ध्यान रखें। हम कितनी सूचना दे रहे हैं उसकी हमारी पर्याप्तता होनी चाहिए कि वो सूचनाएं हमारी पहुंच पा रही है, स्पष्ट रूप से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, ऐसी पर्याप्तता का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम जल्दीबाजी से उस सूचना को दें, ताकि देंगे तो हमें वो स्पष्ट रूप से उन तक नहीं पहुंच पाएगी। ये सूचना की पर्याप्तता होनी चाहिए। जो भी हम सूचना दे रहे हैं, जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, या जो भी बात हम कहना चाह रहे हैं, जो भी हमें मौखिक के रूप से या शाब्दिक या लिखित रूप में जो चीजें पहुंचाना चाहते हैं, उसकी पर्याप्तता होनी चाहिए। जब तक पर्याप्तता का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमें संप्रेषण के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे। इसलिए सूचना की पर्याप्तता भी इसमें होनी चाहिए। अगला है सूचना की अवरोधकता की अनुपस्थिति। और सूचना की अवरोधकता की अनुपस्थिति इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूचना की अवरोधकता अगर होगी तो हम पर्याप्त रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सूचनाओं की अवरोधकता की अनुपस्थिति इसमें नहीं होनी चाहिए। सूचनाएं अवरोध उत्पन्न नहीं करें, सूचना में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो हम उसको स्पष्ट रूप से उन तक नहीं पहुंचा पाते, ऐसी अनुपस्थिति उसमें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें सूचनाओं को बहुत सोच समझकर लोगों तक पहुंचाने में कोई अवरोधता नहीं आए, इसके लिए हम इस सिद्धांतों को अपनाते। इस सूचनाओं की अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचे। अध्यापक अगर कोई कक्षा में कोई सूचना दे रहा है या कक्षा में कोई बातें बता रहा है, वो बिना रुकावट के उन बातों को बताए और स्पष्ट रूप से उन तक पहुंचे। ऐसी स्थिति के लिए इन सिद्धांतों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सूचना का प्रसारण और सूचना का जो प्रसारण है, सूचना में कहने का तरीका है, सूचना में सूचना को आदान प्रदान करने का तरीका है, प्रसारण करने का तरीका है, वो स्पष्ट होना चाहिए। सूचना जब तक सही नहीं होगी, उसका प्रसारण ठीक प्रकार से नहीं होगा, जो भी सूचना देने वाला है और श्रोतागण सुनने वाले हैं, उनका सूचनाओं का प्रसारण ठीक प्रकार से होना चाहिए, आदान प्रदान ठीक प्रकार से होना चाहिए। उनके जो बताने का तरीका है वो उनकी समझ में आए, ये सूचनाओं का प्रसारण कहलाता है। क्योंकि प्रसारण जब तक सही प्रकार से नहीं होगा, बालक व्यक्ति उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सूचनाओं का प्रसारण ठीक प्रकार से होगा, तभी बालकों तक सूचनाएं ठीक प्रकार से या संप्रेषण की बातें ठीक प्रकार से पहुंच पाएगी। यही संप्रेषण के गुणों के अंतर्गत हमें सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, क्योंकि संप्रेषण तभी कारगर सिद्ध होगा कि उसका प्रसारण ठीक हो, उसका जो वितरण है, उसका आदान प्रदान है, जो उसका प्रसारण किया जा रहा है वो ठीक प्रकार से हो रहा है नहीं, वो बातें वहां तक पहुंच पा रही है नहीं, पीछे बैठे व्यक्ति तक वो पहुंच पा रहे थे, दूर में बैठे व्यक्ति तक जो हमारी कही हुई बात है वो पहुंच पा रहे नहीं, हमारा प्रसारण वहां तक पहुंच पा रहा है नहीं। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर सूचनाओं का प्रसारण भी ठीक प्रकार से होना चाहिए। और सूचना की समयानुकूलता और सूचना की समय अनुकूलता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सूचना के समय अनुकूलता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब हम सूचनाएं प्रदान करें,
किस समय पर हमें सूचना प्रदान करनी चाहिए। जहाँ कोई आवाज आ रही हो और तब हम सूचनाओं को प्रदान करेंगे तो हमें उसकी समय अनुकूलता हम नहीं देख पा रहे, हमें समय अनुकूलता के अनुसार ही सूचनाओं का प्रसारण करना चाहिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। और कितने समय के लिए सूचनाओं का, कितने समय की सूचना, उसको ध्यान में रख करके हमें उसका आदान प्रदान सूचनाएं हमें देनी चाहिए। ये भी समय के अनुकूलता के अनुकूलता उसमें देखनी चाहिए, समय को हमें देखना चाहिए, कितने लोगों तक हमें सूचना पहुंचानी है, कब इसको पहुंचाना है, कितने समय के लिए ये निर्धारित की गई है और कितने समय में ये पूरी होनी है। इन सारी सूचनाओं की समय अनुकूलता को ध्यान में रखकर सिद्धांतों पर चलना चाहिए, तभी हम संप्रेषण के सिद्धांतों को कारगर सिद्ध हो सकते हैं, सही स्पष्ट रूप से सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। इसलिए सूचनाओं की समय अनुकूलता का ध्यान में रखते हुए हमें सिद्धांतों पर चलना चाहिए और संप्रेषण का कार्य करना चाहिए। अगला है सूचना की स्वीकृति एवं अभिरुचि। सूचना की स्वीकृति एवं अभिरुचि, अगर हम सूचना की स्वीकृति एवं अभिरुचि को भी ध्यान रखेंगे तो हमें कई प्रकार की जो सूचनाओं में जो सिद्धांत है उसका हम पालन करेंगे, इस सूचना की स्वीकृति हमें ठीक प्रकार से मिल पा रही है। क्या हम सूचना जो दे रहे हैं वो हम स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंच पा रही है, हमने जो कार्य किया है ये स्पष्ट रूप से हम सूचना दे रहे हैं, क्या हम वहां तक ठीक प्रकार से पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, वो कह रहे हैं कि ठीक प्रकार से पहुंच पा रहे, तो इसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो रही है। तो ये भी एक है, सूचना की स्वीकृति हमें ठीक प्रकार से स्पष्ट होनी चाहिए, ये भी हमारे सिद्धांतों के अंतर्गत है। और उसके अंतर्गत हमें रुचि होनी चाहिए, जो भी हम सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, उन सूचनाओं में हमें रुचि उत्पन्न हो, तभी हम ठीक प्रकार से उन सूचनाओं को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे और उसमें हम जो भी हमारा कार्य है उसमें कर पाएंगे। तो ये भी एक सिद्धांतों के अनुसार हम चल सकते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। सूचनादाता एवं संग्रहकर्ता के मध्य उचित संपर्क। जो सूचनादाता होता है और संग्रहकर्ता होता है उनके मध्य उचित संपर्क होना चाहिए। जो सूचनाओं का प्रदान कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, और संग्रह करता है वो सूचनाओं को ग्रहण कर रहा है, तो उनके मध्य उचित संपर्क हो। अगर उचित संपर्क उनके मध्य नहीं होगा तो ठीक प्रकार से वो उन चीजों को, बातों को संग्रह नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, सूचनाओं को ठीक प्रकार से उनमें नहीं सुन पाएगा। तो इसलिए इन सूचनादाता का काम होता है कि अपनी सूचनाओं को ठीक प्रकार से संग्रहकर्ता के तक पहुंचाए और उनके मध्य उचित संपर्क बनाए। जब तक संग्रहकर्ता और सूचनादाता में उचित संपर्क नहीं होगा, आपस में नजदीकी नहीं होगी और उनके मध्य स्पष्ट रूपता की बातें नहीं होगी, उन तक संपर्क नहीं होगा, तब तक हम सूचनाओं के बारे में ठीक प्रकार से अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए हमें इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सूचनादाता एवं संग्रहकर्ता जो भी है, श्रोता एवं संदेश वाहक, ये संदेश प्रेषक जो होता है, उन तक, उनके द्वारा श्रोतागणों तक उन सूचनाओं को पहुंचाना ही हमारा उचित एवं मध्य उचित संपर्क माना जाता है। इसलिए सूचनादाता और संग्रहकर्ता के मध्य उचित संपर्क होना चाहिए, तभी इन सिद्धांतों का हम पालन कर सकते हैं, उनमें संप्रेषण का कार्य सिद्ध कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचनाओं के बारे में बता सकते हैं और अपनी जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए उनमें उचित संपर्क होना जरूरी हो जाता है। संदेश प्रेषक, जो भी संदेश प्रेषक होते हैं, जो कि संदेश भेजने वाले एक उत्तम श्रोता, संदेश प्रेषक एवं एक उत्तम श्रोता के रूप में माना जाता है। जो भी हम संदेश प्रेषक होते हैं, जो संदेशों का आदान प्रदान करता और एक उत्तम श्रोता होता, उनके मध्य में हम कई प्रकार की बातें ले सकते हैं। इनके मध्य भी हमें संप्रेषण का कार्य होता है, क्योंकि संदेशों का उत्तम श्रोता तक पहुंचाना भी एक कार्य हमारा इन सिद्धांतों के अंतर्गत चलता है कि हम संप्रेषण के अंतर्गत जो भी संदेश या सूचना या जो भी हमारे मौखिक रूप से या लिखित रूप से या संकेतों के माध्यम से जो भी हम बताना चाह रहे हैं, वो उन तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंचा पा रही है, उचित तरीके से उन तक वो ग्रहण कर पा रहे हैं, नहीं ग्रहण पा रहे, श्रोता अगर उनकी बातों को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे, इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सिद्धांतों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम जब देखें तो कई बात हमारे सामने निकल करके आती है कि संदेशों का आदान प्रदान, संदेशों का वितरण, संदेशों की सूचनाओं का जो पहुंचाना, ये सारा कार्य
संप्रेषण के अंतर्गत, सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो कई प्रकार से हम इनको ध्यान में रख करके इन चीजों को हम देखें। अगला है व्यक्तिगत प्रभाव। व्यक्तिगत प्रभाव का भी इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो भी हम संदेश देना चाह रहे हैं संप्रेषण के माध्यम से, व्यक्तिगत प्रभाव उसका होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रभाव से लोग जुड़े रहेंगे, व्यक्तित्व से ज्यादा प्रभाव है तो उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनेंगे। अगर कोई आवाज आ रही है, वहां पर हम कोई संदेश देना चाह रहे हैं, फिर भी लोग, अगर व्यक्तिगत आपका प्रभाव है तो आवाज से दूर हट करके ध्यानपूर्वक ध्यान से उन बातों को सुनेंगे। तो कई प्रकार का व्यक्तिगत प्रभाव भी हमें संप्रेषण में दिखाई देता है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर संप्रेषण के सिद्धांतों का हम ध्यान रखें, क्योंकि व्यक्तित्वता या व्यक्ति का प्रभावशीलता भी हमारे संप्रेषण में बहुत अपना काम करता है। इसलिए जो भी हम कार्य करें व्यक्तिगत प्रभावशीलता के अनुसार, प्रभाव के अनुसार करेंगे तो हमारी बात वहां तक पहुंच पाएगी, हमारे कार्य करने का तरीका ठीक होगा तो लोग हमको समझ पाएंगे, हमारा लिखित तरीका सही होगा, हमारे मौखिक तरीका संप्रेषण में ठीक होगा तो लोग हमें समझ पाएंगे। या हमारे अशाब्दिक संकेतों के माध्यम से, हमें चक्षु संकेत या स्पर्श संकेत या संकेतों के माध्यम से हम कोई बात बताना चाहेंगे, वो भी हमारी स्पष्टता उसमें दिखाई देगी तो लोग उसको समझेंगे, बच्चे उन बातों को समझेंगे। उन संकेतों के माध्यम से हम बिना बोले किसी बात को समझ जाना भी हमारा संप्रेषण का उचित प्रयोग उसमें माना जाता है। इसलिए हमें संप्रेषण का सिद्धांतों को ध्यान में रखना अति आवश्यक। कोई भी हम कार्य करें, पठन पाठन का कार्य करें या कोई व्यावसायिक कार्य करें या केस स्टडी करें या कोई सामाजिक कार्य करें या धार्मिक कार्य करें या शैक्षिक कार्य करें, कोई भी कार्य करें, हर कार्य में हमें संप्रेषण के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि संप्रेषण का सिद्धांत जब तक हम ध्यान में रहेंगे, अध्यापक के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो विद्यालय में जब जाए तो संप्रेषण के माध्यम से छात्रों को सूचनाओं के माध्यम से, उनके संकेतों के माध्यम से उनको आदान प्रदान करें, ताकि बालक उनकी बातों को डिनाई न करते हुए उनकी बातों को माने और शाब्दिक और अशाब्दिक संकेतों का वो पालन करें। इन सारी सूचनाओं को हम संप्रेषण के माध्यम के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर भी हमें उनका पालन करें तो हमारे ठीक प्रकार के सिद्धांतों पर हम चल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको संप्रेषण के सिद्धांतों के बारे में एवं प्रकारों के बारे में, सूचना देने के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। क्योंकि हम संप्रेषण, जब तक हम उचित तरीके से इन संदेशों का भेजना या श्रोतागण तक उनको प्राप्त करना नहीं आएगा, तब तक हम चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें इन अवरोधकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। जहां अवरोध आ रहे उन रुकावटों को हमें दूर करना है। जहां हमें ऐसी बात आ रही कि लोग हमारी बातों को, बताई बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुन पा रहे, तो उन तथ्यों को, उन आंकड़ों को हमें इकट्ठा करना चाहिए। कहाँ अवरोध आ रहा है, उन अवरोधों को हम दूर करें और बाद में जब भी हम कोई संप्रेषण या सूचना प्रदान करें तो उन अवरोधों को दूर करते हुए अपनी सूचनाओं को स्पष्ट रूप से वहां पर पहुंचाने का कार्य करें। तो ये भी हमें ध्यान इसमें देना होगा। इन ध्यान में देकर के हम संप्रेषण के सिद्धांतों को हम अपना सकते हैं। सूचना की पर्याप्तता का अर्थ होता है कि सूचना को हम पर्याप्त रूप से लोगों को दूर दराज तक पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि लिखित रूप से हम सूचना को पहुंचा सकते हैं, मौखिक रूप से पहुंचा सकते हैं और संकेतों के माध्यम से पर्याप्त रूप से पहुंचा सकते हैं। इन सारी पर्याप्तता का ध्यान भी हम संप्रेषण में रखेंगे, सिद्धांतों में रखेंगे, तभी हम इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये भी एक बात होती है। सूचना की स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी हम सूचना भेज रहे हैं उनमें स्पष्ट बातें होनी चाहिए। क्योंकि हमें सूचना में सरल से कठिन की ओर चलना है। क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं तो हम वाणी में स्पष्टता होनी चाहिए, शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए, हमारे संकेतों में स्पष्टता होना चाहिए, हमारे जो चक्षु संकेत उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, स्पर्श संकेत उसमें हमारी स्पष्टता होगी, तभी हम इन चीजों को समझ पाएंगे। तो ये भी एक बात संप्रेषण के स्पष्टता पर ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान देना है। जो भी हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं वो स्पष्टता उसमें होनी चाहिए, पर्याप्तता उसमें होनी चाहिए और अवरोधकता कम होनी चाहिए और सूचनाओं का जो प्रसारण है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। सूचनाओं का जब प्रसारण हम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम सूचनाओं का प्रसारण करें तो भी हमें, और समय की अनुकूलता भी उनमें होना चाहिए। जो हमें समय की अनुकूलता है उसको देखना, समय को हमें देखना है कितने समय के लिए
कब समय में कौन सा अनुकूल समय है जहां हमें सूचना देनी है, इन बातों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, इन सिद्धांतों पर चले। बिना अपने समय अनुकूलता के अगर सूचना प्रदान की तो हर समय उस समय सूचना देने का नहीं है, और आपने सूचना दे दी तो वो सूचना हमारी गलत साबित होगी, उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, स्पष्ट रूप से हमारी बात कई बार तो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये चीजों में हमें समय को देखना चाहिए, अनुकूलता को देखना चाहिए, और सूचना की स्वीकृति भी हमें होनी चाहिए। जो भी हम सूचना प्राप्त करें वो सही सूचना ही हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, स्पष्ट सूचना हमें नहीं पहुंचानी चाहिए, और सूचनाओं का आदान प्रदान हमें ठीक से करना चाहिए। सूचना दाता जो होता है वो गंभीरता लिए वो होना चाहिए, और संग्रहकर्ता जो सूचना को संग्रह कर रहा है उनके मध्य उचित संपर्क हो, मधुर संबंध हो, उचित संपर्क उसमें हो, तभी हमें संप्रेषण का कार्य हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। सिद्धांत मंद और एक उत्तम श्रोता एवं संदेश प्रेषक भी एक ठीक प्रकार से होना चाहिए। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको ये वीडियो जो प्रकार एवं सिद्धांतों का जो बनाया है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।